हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने लीहुन के पास्ट में देखा कि उसके फादर उसे बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब से हम यहीं रहेंगे, क्योंकि उसके फादर को डर था कि कहीं लीहुन भी एक मॉन्स्टर ना बन जाए। तो लीहुन रोने लगता है और अपने फादर से पूछता है कि आप ये नहीं जानना चाहते कि मैंने और जून योंग ने क्या प्रॉमिस किया और हमारे बीच क्या बातें हुई। मुझे मॉन्स्टर कहने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो अब ऐसे ही लीहुन हमेशा बेसमेंट में ही रहता था। दूसरी तरफ जून योंग ऑफिसर्स के सामने एक ब्लेड से अपना गला काट लेता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी इनके एम्बुलेंस के पास से एक और एम्बुलेंस गुजरती है जो पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी और पुलिस ऑफिसर समझ गए थे कि ये जून योंग का प्लान था जेल से भागने का। और फिर हम जून योंग और लीहुन की बातें सुनते हैं जिसमें जून योंग उसे बता रहा था कि मेरी एक पल्स को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है और ये ऐसी ही है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। यही एक सीक्रेट था जो जून योंग ने लीहुन को बताया था। लीहुन उसे पूछता है कि आपका कोई और भी सीक्रेट है। तो जून योंग उससे कहता है कि मेरा एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है, पर पहले तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ। और ये सीन यही कट हो जाता है। जून योंग जेल से भागने के बाद मिस्टर ली के घर आता है और वो उससे कहते हैं कि चलो पहले हम चाय पीते हैं। जून योंग लीहुन के बारे में पूछता है और मिस्टर ली से कहते हैं कि अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे और वो जून योंग पर अटैक कर देते हैं और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लीहुन आवाजें सुन लेता है पर वो बेसमेंट से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि उसके फादर ने उसे मना किया था। मिन बाहर फाइट होती देखकर अपने रूम से भाग जाता है। आवाजें बंद होने के बाद लीहुन बेसमेंट से बाहर आता है और अपने फादर की बॉडी को देखता है और जून योंग लीहुन को देख लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में लीहुन अपने छोटे भाई मिन को ढूंढने लगता है, पर इसी बीच वो गिर जाता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो अपनी मेमोरीज भूल जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे बताते हैं कि शायद थोड़े टाइम बाद तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए और या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मेमोरीज कभी वापस ना आए। पर लीहुन को कुछ मेमोरीज याद थी, जैसे जब वो जून योंग से मिला था और जब उसने अपने फादर की डायरी पढ़ी थी। इसके बाद मिस्टर ली की एक फ्रेंड जिसू जो पुलिस ऑफिसर है वो लीहुन को अपने साथ ले जाती है और उस समय भी लीहुन बस यही सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे फादर ने मुझे मॉन्स्टर कहा। प्रेजेंट में भी लीहुन यही सोच रहा था कि मैं कैसा बच्चा था, क्योंकि सर पर चोट लगने की वजह से उसे बस अपने बचपन की कुछ मेमोरीज ही याद थी और वो किसी ऐसे पर्सन से मिलना चाहता था जो उसे बचपन से जानता हो। पर वो जितना भी सोच ले उसके दिमाग में सिर्फ जून योंग ही आता है। लीहुन याद करना चाहता था कि उसने जून योंग के साथ क्या बातें की थी। लीहुन की लिखी हुई बुक का नाम है द मेमोरी ऑफ द मर्डरर। और अब हम वो टाइम देखते हैं जब लीहुन न्यूयॉर्क में था। रिपोर्टर्स लीहुन से पूछते हैं कि क्या आप अपनी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हो। लीहुन कहता है कि एक पर्सन था जिसने मुझे पहली बार क्रिटिकल पीरियड कंसेप्ट के बारे में बताया था। पास्ट में हम जून योंग को देखते हैं जो लीहुन को क्रिटिकल पीरियड के बारे में बता रहा था कि वो टाइम जब एनिमल्स और ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप होता है और उसी समय उनकी सोल भी बनती है। लीहुन कहता है कि अगर ये पर्सन आज भी जिंदा है तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रिपोर्टर उससे पूछती है कि क्या ये आपका फर्स्ट लव है और लीहुन बस स्माइल करता है। लीहुन कहता है कि मैं अपनी मेमोरीज को वापस पाना चाहता हूँ और मैं तो उस पर्सन को ढूंढ नहीं सकता, इसीलिए मैंने उसे ये मैसेज भेजा ताकि वो मुझे ढूंढे। और इसके बाद ही लीहुन को बॉम्बे इंसिडेंट की केस फाइल की मेल आई थी, वो भी किसी अननोन पर्सन से। तो लीहुन सोचता है कि शायद इस स्टोरी को शुरू करने वाला वो नहीं मैं हूँ। नेक्स्ट सीन में मिस चाओ अपने घर वापस आती है जहाँ पर वो अपनी आंट के साथ रहती है। मिस चाओ ने बताती है कि आज मैं लीहुन से मिली तो उसकी आंट उसे कहती है कि वही जिसे तुम स्टॉक करती थी और क्या उसने तुम्हें पहचाना। मिस चाओ कहती है कि नहीं, पर अब से मैं उस पर दोबारा नजर रखूंगी। तो युनजंग कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। मिस चाओ कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरा फ्रेंड है या फिर दुश्मन, पर वही हमारा एक कनेक्शन है जून योंग के साथ। युनजंग उस पर गुस्सा करने ही वाली थी कि वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। घर पर लीहुन रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें जून योंग ने मिस्टर ली से कहा था कि डोंट वरी, मैं आपको नहीं मारूंगा। और लीहुन सोचता है कि एट द एंड तुमने मेरे फादर को मार ही दिया। घर के बाहर जाते टाइम भी वो यही सोच रहा था कि पता नहीं अब जून योंग कहाँ होगा। और तभी हम किसी को लीहुन पर नजर रखते हुए देखते हैं, पर लीहुन के पीछे मुड़ते ही ये पर्सन छुप जाता है। तो अब हम फोरेंसिक एक्सपर्ट जून हो को देखते हैं जो मिस चा को बताता है कि डोंग मर्डर केस की बॉडी और बॉम्बे वाले केस की बॉडी एक दूसरे से मिलती जुलती है। मिस चा उससे पूछते हैं कि आप भी क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट करने गए थे
तो क्या आपको वहाँ पर कोई सिग्नेचर मिला? और इसके बारे में मुझे उसी पर्सन ने बताया था जो क्राइम सीन पर घुस आया था। मिस चा यहाँ पर ली ह्यून की बात करी थी, पर वो जून हो को ली ह्यून का नाम नहीं बताती। तभी मिस चा को कॉल आती है कि ली ह्यून बोंग बे क्राइम सीन पर है और वो वहाँ से जाने लगती है। तो जून हो उसे कहता है कि मुझे बाद में इस पर्सन के बारे में और भी बताना। दूसरी तरफ ली ह्यून बोंग बे क्राइम सीन पर अपने बचपन वाली ड्राइंग की सेम पेंटिंग देखता है और अब हमें पता चलता है कि ये ड्राइंग ली ह्यून ने नहीं बल्कि उसके छोटे भाई मिन की थी, जो अपनी ड्राइंग्स पर अपने सिग्नेचर भी करता था। और यही सेम सिग्नेचर ली ह्यून दूसरी पेंटिंग पर भी देखता है। ली ह्यून सोचता है कि क्या मिन जिंदा है, और अगर नहीं तो ये किसी ऐसे पर्सन का काम है जो मिन या फिर हमारी स्टोरी के बारे में जानता है। ली ह्यून सारी जगह को चेक करता है और कहता है कि फर्नीचर का टेस्ट पेंटिंग की टेस्ट से मैच नहीं करा। इसका मतलब है कि ये पेंटिंग विक्टिम को एज ए गिफ्ट मिली होगी या फिर उसने चूज की होगी। मिस चा के वहाँ पहुँचने से पहले ही ली ह्यून जा चुका था और मिस चा की नजर पेंटिंग पर जाती है, जिसे दोबारा देखने के बाद उसे लगता है कि मैंने ये पहले भी कहीं देखी हुई है। नेक्स्ट सीन में ली ह्यून अपने आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड के पास जाता है जिसे पेंटिंग्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। तो वो उसे पेंटिंग दिखाकर इसका ऑनर ढूंढने को बोलता है और ये भी कहता है कि अब तक तो उन्हें सिग्नेचर मिल जाना चाहिए था और थर्ड मर्डर भी हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ली ह्यून का आर्ट डायरेक्टर फ्रेंड उससे कहता है कि प्रोफेसर जोंग यहाँ कोरिया में है और वो चाहते हैं कि तुम यहाँ एक लेक्चर दो, और ली ह्यून मान जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस चा ली ह्यून के पास जाती है जो लेक्चर दे रहा था, पर मिस चा एक्साइटेड होकर अपनी चेयर को रोल करती हुई सीधा ली ह्यून के पास जा पहुंचती है। बाहर आकर मिस चा फिर से ली ह्यून से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर ली ह्यून उसे पहले उसकी पहचान बताने को बोलता है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, मैंने तुम्हारी बुक रीड की और तुम्हारे इंटरव्यूज भी देखे, पर ली ह्यून फिर भी हेल्प के लिए मना कर देता है। मिस चा उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम बोंग बे क्राइम सीन पर गए थे, तो क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? ली ह्यून उसे बताता है कि ये 2 मर्डर प्लानिंग के साथ किए गए थे। बोंग बे क्राइम सीन और डोंग क्राइम सीन दोनों जगह पर पर्पल फ्लावर्स थे। इसके बाद ये दोनों बोंग बे क्राइम सीन पर जाते हैं, जहाँ पर ली ह्यून उसे बताता है कि पर्पल फ्लावर्स सैडनेस और डेथ को शो करते हैं, मतलब विक्टिम को ये फ्लावर्स किसी ने दिए थे और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके बाद ली ह्यून मिस चा को बताता है कि इन सबके अकॉर्डिंग अब तक थर्ड मर्डर भी हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस चा उससे कहती है कि तुम एक और इंसान को मारना चाहते हो। ली ह्यून कहता है कि जितनी ज्यादा बॉडीज उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन। तो धीरे सी आवाज में मिस चा उसे मॉन्स्टर कह देती है। तो अब ली ह्यून बताता है कि फर्स्ट विक्टिम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहली डेथ सफोकेशन से हुई थी, वो भी एक इंजेक्शन देने की वजह से। शायद किलर बॉडी पर कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था और दूसरी बॉडी पर भी सेम टेक्निक यूज हुई, पर दूसरे विक्टिम की बॉडी पर कुछ निशान थे जैसे किलर ने उसे गुस्से में मारा था। दोनों विक्टिम्स की सेम हाइट, सेम वेट और चेहरे भी मिलते जुलते हैं, और सेकंड विक्टिम ने कुछ टाइम पहले ही हेयर कट करवाया था। मिस चा उससे पूछती है कि क्या सिर्फ एक हेयर कट की वजह से किलर ने सेकंड विक्टिम को इतना मारा? ली ह्यून कहता है कि शायद इस किलर की एक रोल मॉडल है और किलर ने बहुत लोगों को मारा, पर वो अपने दिमाग में हर बार एक ही लड़की का मर्डर रिपीट कर रहा था। इसके बाद मिस चा ऑफिस में सबको बोंग बे क्राइम सीन पर मिला एक कोड दिखाती है, जिसकी मदद से ली ह्यून डोंग क्राइम सीन पर पहुंचा था। तो मिस चा सबसे कहती है कि डोंग क्राइम सीन पर भी कुछ ऐसा कोड जरूर होगा, तो अब हमें उसे ढूंढना होगा और हमें फर्स्ट और सेकंड विक्टिम की एक कॉमन प्लेस को भी ढूंढना होगा, जैसे कोई हॉस्पिटल, स्पा, और ऐसे ही किलर ने एक जैसी दिखने वाली लड़कियों को ढूंढा होगा। इसके बाद टीम लीडर कांग सारे मेंबर्स में काम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ली ह्यून से एक लेडी मिलने आती है और ये प्लानिंग ऑफिसर है और यही मिस्टर ली की फ्रेंड जिसू भी है। प्लानिंग ऑफिसर ने ली ह्यून को अपना बेटा बना लिया था और ये ली ह्यून से बहुत प्यार करती है। प्लानिंग ऑफिसर ली ह्यून से पूछते हैं कि तुम ऐसे इतनी जल्दी में कोरिया वापस क्यों आ गए? ली ह्यून उनसे कहता है कि मैंने आपको बताया तो था कि मुझे एक ईमेल आई थी और अब मैं अपने फादर की डेथ वाली केस फाइल जिसमें जून जोंग इन्वॉल्व था उसे देखना चाहता हूँ। प्लानिंग ऑफिसर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मेमोरीज वापस आ रही हैं? ली ह्यून कहता है कि नहीं, अभी मेरी मेमोरीज सिर्फ टुकड़ों में है। बस मुझे ये लगता है कि एक बेटा और बड़ा भाई होने की खातिर मुझे एक बार फाइल चेक कर लेनी चाहिए। प्लानिंग ऑफिसर उसे कहती है कि इस केस की कोई फाइल नहीं है क्योंकि एविडेंस रूम को बने हुए अभी सिर्फ 3-4 साल ही हुए हैं और इसके पहले वाली फाइल्स खो चुकी हैं। ली ह्यून कहता है कि फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल मिस्टर ली की डेथ की केस फाइल बनी थी, पर पुलिस चीफ ने प्लानिंग ऑफिसर को इसे हमेशा के लिए छुपाने को बोल दिया था। अपने ऑफिस में प्लानिंग ऑफिसर उस फाइल को देखने के लिए अपना लॉकर खोलती है, पर वो फाइल वहाँ नहीं थी क्योंकि ये फाइल मिस चा के पास थी। तो अब हम पास्ट में वो टाइम देखते हैं जब जून जोंग ने ली ह्यून को ढूंढ लिया था। जून जोंग उसे कहता है कि देखो वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहते थे, और ली ह्यून स्माइल करता है। ये सब शायद ली ह्यून के दिमाग में चल रहा था और वो डर जाता है। वॉशरूम में ब्रश करते टाइम मिस चा को अपनी खुली हुई विंडो से
क्राइम सीन की विंडो याद आती है, तो वो सोचती है कि शायद वो विंडो तब खुली होगी जब फोरेंसिक टीम इन्वेस्टिगेट करी थी, या फिर क्राइम होते टाइम भी ये ओपन ही थी। घर से निकलते ही मिस चा को जिमी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि दोनों विक्टिम्स होटल स्पा की मेंबर्स थी। मिस चा डॉन क्राइम सीन पर पहुंचकर कोड ढूंढने लगती है और ऐसे ही उसे सुबह हो जाती है और उसे फ्रिज पर एक पेज दिखता है जिसे बाकी कटिंग्स के नीचे छुपाया गया था, और इस पेज के पीछे ही थर्ड क्राइम सीन का कोड था। मिस चा कोड लेकर ली ह्यून के पास आती है और उसे बताती है कि मेरी टीम को इस कोड से एक जगह का पता चला है जो ओशियन में है। मिस चा उसे बताती है कि किलर सियोल में मर्डर करने के बाद ओशियन में क्यों गया होगा, तो ली ह्यून उसे उसका फोन मांगता है और खुद कोड को डीकोड करके लोकेशन का पता करता है, क्योंकि इस बार लोकेशन फॉर्मेट चेंज था और ये लोकेशन थी दाएबांग। जिमी और सनवू होटल स्पा जाते हैं और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं जो दाएबांग गए थे। इसके बाद सनवू मिस चा को कॉल करके बताता है कि एक कस्टमर मिस हा आज ही वेकेशन पर गई है, और ठीक ऐसे ही पहले 2 विक्टिम भी मर्डर से एक दिन पहले वेकेशन पर गए थे। तो मिस चा उनसे मिस हा का नंबर मांगती है, पर मिस हा कॉल नहीं उठाती। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस हा के लिए एक आदमी पर्पल फ्लावर्स लाया था, और इस बार मिस हा फोन उठा लेती है और मिस चा उससे पूछती है कि क्या आपको अभी पर्पल फ्लावर्स मिले। ये सुनकर मिस हा घबरा जाती है और फिर कुछ बातें करने के बाद वो कॉल कट कर देती है और थोड़ी देर बाद वहाँ मिस चा पहुँच जाती है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।